नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, उसकी तैयारी करते रहते हैं। ताज इस कड़ी में मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जुडिशरी में। पूरे इंडिया का हम बात करें ना तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जो स्टार्ट है वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपके जुडिशरी में भी काम आएगा, आपके लॉ में भी काम आएगा, आप अगर कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम देते हो तो उसमें भी काम आएगा, आपके CA CS में भी काम आएगा, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है वो किसके बीच में होता है? पार्टीज के बीच में। किसके बिटवीन होता है? पार्टी के बिटवीन होता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए हम बात करते हैं। कई बार जब जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू होती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि क्या मुझे बैरेक्ट के साथ साथ बुक्स भी लानी चाहिए। इवन कई बच्चों को पता भी नहीं बैरेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, बुक की मैं बात करूँ, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक बेस्ट बुक आती है, वो होती है किसकी? अवतार सिंह की। तो आप लोग अवतार सिंह की बुक ला सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में। तो जो बच्चा कॉलेज में है और जो कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो तो अवतार सिंह की बुक ले आए, ठीक है। अब जो उन बच्चों के पास समय ही नहीं है, वो सिर्फ एक रात पढ़ के उनको एग्जाम देना है, वो तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो अवतार सिंह पढ़े। तो वो अपने बाबिल जी से काम चलाए, डुक्की से काम चलाए, है ना। मतलब आपकी जो भी लोकल जो चल रहे हैं आपके पास छोटी छोटी सी जो क्वेश्चन आंसर बुक है उससे चला सकते हैं। बाकी अवतार सिंह कॉलेज लेवल कॉलेज के टाइम पढ़ने के लिए अच्छी हैं। पर जुडिशरी के लिए क्या अवतार सिंह पढ़ना चाहिए? हाँ जी। अगर मैं बात करूँ बिहार जुडिशरी की तो पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ आपके पास वेस्ट बंगाल की तो पढ़ना चाहिए। यदि मैं बात करती हूँ आपके यूपी की तो पढ़ना चाहिए। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि बिहार, यूपी, इनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है। जब मैं एक्स्ट्रा की बात करूँगी तो आपको क्या चाहिए? बुक चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं बात राजस्थान की करती हूँ, मैं महाराष्ट्र की करती हूँ, मैं गुजरात की करती हूँ, मैं दिल्ली की करती हूँ, तो बैरेक्ट सफिशिएंट है। अब आपके पास अगला सवाल आता है, मैम ये बैरेक्ट क्या होता है? बैरेक्ट जो है ये जो लॉ बनाती पार्लियामेंट जिस वे में, उसी का ही एक बुकलेट के रूप में आपके सामने आता है। ये बहुत सारे पब्लिकेशन इसको बनाती है। आप किसी भी पब्लिकेशन का ला सकते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है जिसको बनाती है। आप हिंदी मीडियम वाले डिगलोट लेके आए, एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश होती है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग तो यूनिवर्सल लाते ही हैं, बट आप भी डिगलोट ला सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या मैं बताती हूँ। जब भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी, जैसे कि काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, इन्विटेशन टू ऑफर, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बातें कभी बैरेक्ट में नहीं आती। ये अपनी कौन सी थ्योरी की चीज़ें। तो थ्योरी की चीज़ें फिर आप कहाँ ऐड करोगे? तो आपको चिट बना बना के अपने बैरेक्ट में लिखनी है ताकि वो हमेशा उसमें रहे। तो वो पूरा इंग्लिश कराते हैं तो स्पेस नहीं मिलता आपको। तो इससे अच्छा आप दोनों लैंग्वेज का लाइए। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाले जगह पे अपने पेपर चिट चिपका सकते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी में चिपका सकते हैं। इसलिए दोनों लाने के लिए कहती हूँ। बाकी तो आपका यूनिवर्सल इज द बेस्ट, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं होती। तो चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉ क्या है उस लॉ को पूरा अपने एक बुक रजिस्टर में डालना है। जब भी आप पढ़ने बैठे अपने पास 2 से 3 पेन रखें। पेन होने से थोड़ा क्रिएटिविटी रहती है, एक्टिविटी रहती है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो 2-3 कलर के पेन रखें। उसके बाद अपना जो बैरेक्ट जिसको मैं बोलती हूँ, बुक में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। बैरेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो उसका आगे इंडेक्स होता है। सबसे पहले आप उस कानून का नाम लिखेंगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। फिर उसका एक्ट नंबर 9। बेटा आप पूछेंगे एक्ट नंबर क्या होता है? क्या होता है कि स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो आपका रोल नंबर देते हैं ना, अटेंडेंस नंबर होता है, ये ठीक वैसे ही हमारे पास है ना एक्ट नंबर होते हैं। कि 1872 में बहुत सारे कानून बने। 1872 में एविडेंस एक्ट भी बना है। तो ऐसे हजारों कानून बनते हैं। तो इसका सिग्नेचर जिस समय हुआ था 1872 में, वो 9 नंबर पे हुआ था। दैट इज कॉल्ड एक्ट नंबर 9। ये सबका अलग अलग होता है। देन आता है चैप्टर कितने इसके अंदर? 11 चैप्टर है। कितने सेक्शन है? अब गड़बड़ी हो गई कि हम इसमें 10 चैप्टर बोलते हैं तो 238 सेक्शन है, और अगर हम 11 चैप्टर बोलते हैं तो 266 सेक्शन है, क्योंकि लास्ट चैप्टर रिपील हो गया। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर एग्जाम में वैसे तो कभी आए ना, अगर आता है तो डिपेंड ऑन सिचुएशन होगी कि वो उस समय जुडिशरी उसको क्या मानती है। देन आता है आपके पास इसका एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया में। कब से हुआ है होल ऑफ इंडिया में? तो आइए बात करते हैं। ये होल ऑफ इंडिया में आपके हुआ है 31 अक्टूबर 2019 में। इससे पहले वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन कब से अप्लाई हुआ है? ये 31 अक्टूबर से वहाँ पे अप्लाई हो गया है। देन आता है इसमें ये कब एनफोर्स हुआ था? 1 जुलाई 1872 को, बस 1 सितंबर। कब आया ये आपके पास? 1 सितंबर को।
क्योंकि ये और एविडेंस एक साथ आए थे 1 सितंबर 1872 को, 1 जुलाई तो वो याद आ गया टीपी एक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिग्नेचर की डेट भी है, देखो इसके ऊपर आपके पास डायरेक्ट होगा ना, उस पर देखिएगा सिग्नेचर की डेट, आजकल ये भी एग्जाम पूछ लेते हैं। इसमें सिग्नेचर हुआ है 25 अप्रैल 1872 को, तो लिख दीजिए सिग्नेचर हुए हैं 25 अप्रैल 1872 को। तो 25 अप्रैल को इस पर सिग्नेचर हो गए थे और ये अप्लाई हो गया आपका कब, 1 सितंबर 1872 को। अब जब आप पढ़ते हैं किसी डायरेक्ट तो सबसे पहले उसका चैप्टर 1 आता है प्रीलिमिनरी, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिएगा इसका चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी नहीं है, वो अलग से दिया हुआ है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया स्टार्टिंग। क्या कर दिया हमने, उसका एक नाम दे दिया स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग जो वर्ड है वो आ गया हमारे पास प्रीलिमिनरी। ठीक है, ऐसे आप सीपीसी देखना बेटा, सीपीसी में भी जो पार्ट 1 है वो प्रीलिमिनरी नहीं है, वहाँ से भी अलग में ही उन्होंने ना स्टार्टिंग दे रखा प्रीलिमिनरी। तो जो बात करता है 1 2 का 2, देन आता है चैप्टर 1। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, मैं आपको प्रपोजल दूंगी, आप प्रपोजल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिवोक करेंगे। और मैं आपको प्रपोजल दूंगी कैसे, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इसलिए चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज किसकी आती है, प्रपोजल की आती है। तो प्रपोजल के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को सूचना देनी पड़ेगी, फिर आप अच्छा लगे तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और नहीं अच्छा लगे तो आप उसका रिवोकेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 3 to 9। तो स्टार्टिंग बोल दूंगी जब भी, तो आप बोलना प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, फिर मैं कहूँगी चैप्टर नंबर 1, तो फिर आप कहेंगे क्या कहेंगे इसको, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कहाँ से कहाँ, 3 to 9, 3 दिया 9, 3 to 9। अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट, दो बातें। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो बातें दिखेगी, एक होगा कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्रीमेंट। तो अगला कहता है चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। कहाँ से कहाँ तक, 10 to 30। याद करना ईजी हो गया, पहले 3 से 9 था, फिर 10 से 30 है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। इट्स मीन कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होता है, अग्रीमेंट सिर्फ वॉइड होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल दोनों होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन आता है अपने पास चैप्टर 3 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कंटीजेंट शब्द बहुत कॉमन है, यानी किसी इवेंट के हैपन होने पर या इवेंट के हैपन नहीं होने पर, घटना घटित होगी तो, घटना घटित नहीं होगी तो। आज बारिश आएगी, मैं 500 रुपीज़ दूंगी, आज बारिश नहीं आएगी 500 दूंगी। तो ये कंटीजेंट वर्ड नया नहीं है, ये कंटीजेंट यहाँ पर भी है। ये कंटीजेंट वर्ड हमारे पास टीपी एक्ट सेक्शन 21 में भी है, टीपी के सेक्शन 21 में भी है। इवन दो यही कंटीजेंट वर्ड जो है हमारे पास सीपीसी में भी है। जब आप पढ़ेंगे सीपीसी ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 2, वहाँ पे देखेंगे तो कंटीजेंट डिक्री भी है, हमने आज तक डिक्री पढ़ी, वहाँ पे कंटीजेंट डिक्री भी है। तो जब भी कोई चीज़ किसी इवेंट पर किसी कंडीशन के साथ जुड़ी हुई थी, दैट इज अ कंटीजेंट समाश्रित संविदा। कहाँ से कहाँ तक, 31 से 36। तो स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, देन आता आपके पास कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन 3 to 9, देन आता कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट 10 to 30 और देन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36 तक। अब कॉन्ट्रैक्ट आ गए हमारे पास, सारे बता दिए। अब हमें क्या करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 से 67, याद करना फिर से इजी, 37 से 67, ये भी याद हो गया, क्योंकि 3 to 9, 3 3 9, 10 to 30, 10 3 30, फिर आया 31 से 36 अलग से याद किया, फिर 37 से 67 इसके साथ याद हो गया। यहाँ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करती हूँ, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसआरए में भी पढ़ते हैं, यस, तो हम एसआरए में भी पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, कोई दूसरे कानून में भी आता है, तो उसको जल्दी से क्लिक करो। वो क्या होता है बेटा, आपके याद करने के लिए होता है, क्या होता है, वो याद करने के लिए रहता है, ठीक है। चलिए, देयर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपके तो मैं तो पूरा परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मैं तो थोड़ा करूंगा, यानी मैं आधा करूंगा आधा नहीं करूंगा, तो इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो इसका बहुत बड़ा नाम है, पर शॉर्टकट में इसको बोलते हैं अर्ध संविदा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 से 72। तो क्या क्या, स्टार्टिंग में मैं प्रीलिमिनरी लाता हूँ, फिर मैं कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन करता हूँ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट बताता हूँ, फिर मैं कंटीजेंट को बुलाता हूँ, फिर मैं परफॉर्मेंस कराता हूँ, फिर मैं आधा परफॉर्मेंस करता हूँ, क्वाजी करता हूँ, और आधा नहीं करता तो ब्रिज करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे क्या होता है, याद करने के लिए एक वे बना देते हैं अपन कि हाँ इसमें ये आया। तो ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ना, ये ऐसा कैसा ब्रिज, ब्रिज ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं हम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज और सर्विस का ब्रिज, ये दोनों पढ़ने को मिलते हैं। ये कहाँ पढ़ते हैं पता है, आईपीसी में। कभी देखिएगा आईपीसी का चैप्टर नंबर 20, 90 चैप्टर नंबर 90 सेक्शन नंबर 490 से
492 तक, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की बात होती है, पर वहाँ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की बात होती है, और यहाँ पे इसकी होती है 73 से 75। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, तो बिहार के अंदर ट्रस्ट एक्ट भी होता है कोर्स में, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, जो कि हमने कॉलेज में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है वो ईजी रहता है, 1 से 75 हमेशा याद रहता है। जो सेकेंड पार्ट है वो और ईजी है, पर उसके टाइटल्स इतने बड़े बड़े हैं कि हमें लगता है अरे ये क्या बनाया, किसने बनाया, थोड़ा इजी नहीं कर सकता था, तो उसको फिर हम इजी करके थोड़ा सा पढ़ाते रहते क्लास में। तो ये आता है 73 से 75। चैप्टर 7 रिपील हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब यही गड़बड़ है, ये भी तो चैप्टर रिपील है और चैप्टर 11 भी रिपील है, इसलिए कभी इसको 11 बोले या 10 कभी समझ में नहीं आता है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ से रिपील हो गया, इसका अपना एक कानून बन गया। अब आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। क्षतिपूर्ति दे दो या फिर प्रत्याभूति दे दो। अब गारंटी शब्द दिखने में कितना बढ़िया, हिंदी शुद्ध इसकी प्रत्याभूति समझ ही नहीं आता। यही प्रत्याभूति श्योरिटी और सिक्योरिटी के रूप में सीआरपीसी में पढ़ने को मिलता है, तो सो कंफ्यूजिंग ना, सिक्योरिटी श्योरिटी है ना, तो ये सीआरपीसी में भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक है, 124 से 147। इसमें इंडेमनिटी का मतलब होता है अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें कोई गड़बड़ हुई तो मैं उसकी भरपाई करूंगी। और गारंटी वर्ड ही ऐसा है कि 2 लोगों के बीच में थर्ड पर्सन गारंटी देता है, तो इसका मतलब इंडेमिटी में 2% होते हैं और गारंटी में 3% होते हैं, ठीक है। और 124 से 147 हमेशा पूछती हूँ कि अरे ऐसा कैसा और भी कहीं पढ़ते हैं, यानी ये जो नंबरिंग है ये हम सबकी बहुत फेवरेट नंबरिंग है, और यही नंबरिंग हमारे जीवन है। यस, सुप्रीम कोर्ट, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 है। तो जितने भी हम लॉ वाले हम लोगों का जीवन ही यही है, 124 से 147। देन आता बेलमेंट 148 से 181। बेलमेंट उपनिधान, उपनिहिति, उपनिधाता, रोज हम अपनी जिंदगी में इस ट्रांजेक्शन को करते हैं, पर हमें ये नहीं पता प्रैक्टिकली उसको बेलमेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अपने घर में शादी है, इवेंट करना है, फंक्शन करना है, हम क्या करते हैं, इवेंट का सामान बाहर से लेके आते हैं, राइट। और जब हमारा घर का फंक्शन कंप्लीट, हम सामान रिटर्न करते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स का, लाना किसी पर्पस के लिए, उसके बदले में उसकी कंसिडरेशन देना और वापस उसको रिटर्न कर देना, दैट इज द बेलमेंट। तो ये हम अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, रोजमर्रा की ज़िंदगी में करते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उसको बेलमेंट कहते हैं। और देन आता है एजेंसी। एजेंसी तो करनी है, ये एजेंसी भी हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि जब हम टॉट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल और एजेंट की बात करते हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल आएगा, एजेंट आएगा और सब एजेंट आएगा। बस लेंदी बहुत है, 182 से 238 छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले जुडिशरी फर्स्ट पेपर से ज़्यादा और सेकंड से कम देती थी, लेकिन अब जुडिशरी सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस एजेंसी के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक हमारे पास प्रिंसिपल साहब आएंगे, एक हमारे पास एजेंट आएगा और एक हमारे पास सब एजेंट आएगा। और पार्टनरशिप जो है यहाँ से रिपील हो गई और उसका अपना कानून बन गया है। ये यहाँ से रिपील हुआ 1932 में और ये यहाँ से रिपील हुआ 1930 में। दिल्ली प्री के एग्जाम में, दिल्ली जुडिशरी की प्री के एग्जाम में अमेंडमेंट भी पूछ लेते कि कब हुआ था और कब नहीं हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अपन यहाँ पे एक और चर्चा करते हैं, किसके बारे में करेंगे हम यहाँ पे चर्चा, हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, फिर कम्युनिकेशन करता हूँ, एक्सेप्टेंस करता है, रिवोकेशन करता हूँ, उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताना पड़ता है। फिर हमारे पीछे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के लिए आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप हाँ करते हो, बाकी के लिए ब्रीच करते हो। ब्रीच करते हो तो मैं सेल कर देती हूँ, सेल करने के लिए मुझे इंडेमिनिटी और क्या चाहिए, गारंटी चाहिए। गारंटी के लिए जब जाते हो तो बेलमेट का ट्रांजेक्शन आता है, जब बेलमेट का ट्रांजेक्शन आता है तो एजेंसी बनती है, एजेंसी तभी बनती है जब हमारे बीच पार्टनरशिप होती है, क्योंकि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट कहलाते हैं। ये पार्टनरशिप का प्री का सवाल है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे अग्रीमेंट। इस पूरे कानून में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे संविदा और एक हम पढ़ेंगे करार। हम संविदा की बात करते तो हमारे पास 3 चीज़ें होती है। पहला आता है हमारे पास वैलिड संविदा, फिर हमारे पास आती है वॉइडेबल और तीसरी आती है हमारे पास वॉइड। वैध संविदा होती है हमारे पास सेक्शन 10, शून्यकरणीय संविदा होती है, बहुत सारे सेक्शन है हमारे पास इसके, और शून्य संविदा होती है, इसके भी बहुत सारे सेक्शंस हैं।
जबकि एग्रीमेंट सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक होता है वैलिड और एक होता है वॉइड। एक होता है हमारे पास वैध और एक होता है हमारे पास शून्य। इनमें भी कई बार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आपके सामने आ गया है कि क्या आ गया पहला डिफरेंस, कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के हैं हमारे पास, जबकि ये 2 टाइप के होती है। ये एब इनिशियो वॉइड होता है, जबकि ये एब इनिशियो वॉइड नहीं होता है, बाद में कराना पड़ता है। इसमें वॉइडेबल जैसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, जबकि इसमें वॉइडेबल जैसा भी है, प्रोविजंस है। ठीक है, अब आता है आपके पास कि जब हमारे बीच एग्रीमेंट हो जाता है तब आगे जाके क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। ये कैसे पता चलता है? इसका जो डेफिनेशन क्लोज आप पढ़ेंगे आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह इतना ईजी है, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा निकलता है। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि वॉइडेबल कभी भी एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर ये चीज़ ध्यान रख लेते हो तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन हमेशा क्लियर रहेगा। 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 कोरिजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ऑफ वॉइडेबल एग्रीमेंट होता ही नहीं है। तो ये आपके लिए क्लियरिटी रहती है कि हाँ ये वॉइडेबल वर्ड यूज़ किए गए हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्लोज खोलेंगे तो आप खुद कहेंगे अरे भाई तो बहुत सुंदर ड्राफ्ट किया गया है। अब जब डेफिनेशन क्लोज में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 2A मैं आपको प्रपोजल देती हूँ, 2B में आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते आपके मेरे बीच प्रोमिस बन जाता है। तो 2C कहता है एक प्रोमिसर एक प्रोमिजी बन जाता है। तो 2D कहता है चलो कंसिडरेशन दे देते हैं, 2E कहता है कंसिडरेशन देते एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। तो 2F कहता है तो अगर शर्तें लगाई तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाएगा। तो 2G कहता है मैं आपकी शर्तों को नहीं बांधती, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आपने कहा चलो ठीक है एक्सेप्ट करते, जो आप कहते हैं वही करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर एक पार्टी कहती मुझे पसंद नहीं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब दोनों पार्टी कहती छोड़ो मुझे नहीं करना तो वॉइड हो जाता है और डेफिनेशन क्लोज खत्म हो जाता है। इतना इजी इसका डेफिनेशन क्लोज है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने चैप्टराइजेशन को कंप्लीट कीजिए, इसको याद कीजिए। इसी तरह से सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती हैं। आप जोधपुर आकर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और आप घर बैठ के भी जूम पर हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2-in-1 क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देते, लाइव क्लास होती है, घर में बैठ के भी क्लासरूम जैसी स्टडी होती है। दोनों बच्चों से हम लोग बातचीत करते हैं, रीडिंग करवाते हैं, यानी घर बैठ के भी आप क्लासरूम जैसी पढ़ाई कर सकते हैं। दोनों ही की फीस सेम है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है और दोनों में पढ़ाने का तरीका भी सेम है। अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।